नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी ऑन रियल एस्टेट। आज के वीडियो का पॉइंट है, अगर हम अपार्टमेंट, फ्लैट्स सेल एंड परचेज करते हैं तो कब जीएसटी लगेगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा और किस रेट से जीएसटी लगेगा, हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि अगर हमने फ्लैट्स परचेज किया तो कब जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी से बाहर होगा। देखिए, आपने कोई बिल्डिंग परचेज किया जो कि बिल्कुल कंप्लीटेड है, बिल्कुल तैयार है। ध्यान देना, वह अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसका ओसी या सीसी मिल गया है। उसके बाद अगर वह फ्लैट्स, अपार्टमेंट सेल हो रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि यह कवर हो रहा है अंडर शेड्यूल 3, जिसमें यह सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, तो यह जीएसटी से बिल्कुल बाहर है। ध्यान देना, लेकिन एक भी रुपया एडवांस में रिसीव नहीं होना चाहिए अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम। पूरा का पूरा पेमेंट कब मिल रहा है, पूरी कंप्लीट बिल्डिंग सेल कर रहे हो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अब आगे बात करते हैं कि फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज करने पर या सेल करने पर जीएसटी कब लगेगा और किस रेट से लगेगा। देखिए, कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ है, कोई बिल्डर से प्रोजेक्ट लगा रखा है और बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, अपार्टमेंट बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं और उनके पास एडवांस में बुकिंग आ रही है। मान लीजिए मैं ही कस्टमर हूं, मुझे कोई फ्लैट लेना है, कोई अपार्टमेंट, कोई बिल्डिंग लेना है, तो मैं बिल्डर के पास जाके एडवांस में बुकिंग करा दे रहा हूं। ध्यान देना, एडवांस में बुकिंग करा दे रहा हूं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, कुछ भी पेमेंट कर दिया, थोड़ा बहुत पेमेंट कर दिया और बाकी का बैलेंस पेमेंट, पूरा पेमेंट बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद भी करूंगा, फिर भी इस फ्लैट के सेल पर जीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यह माना जाएगा हमने बिल्डिंग नहीं परचेज की, हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्शन की सर्विस लिया है और यह अंडर शेड्यूल सेकंड में आएगा, सप्लाई माना जाएगा, तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। इस पर जीएसटी लगेगा। कब लगेगा? जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपने कंस्ट्रक्शन की सर्विस लिया है, इस तरीके से माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। हाँ, अब जीएसटी लगेगा कैसे, किस रेट से लगेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं और आईटीसी का ट्रीटमेंट क्या होगा, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको। सबसे पहले हम रेट देखते हैं। मान लीजिए अपार्टमेंट या फ्लैट्स हम परचेज कर रहे हैं, तो हमने फ्लैट को या अपार्टमेंट को कितने कैटेगरी में देखा था, मेन, रेसिडेंटल और कमर्शियल। लेकिन रेसिडेंटल दो तरीके का होगा, एक अफोर्डेबल रेसिडेंटल और अदर रेसिडेंटल। अब ये अफोर्डेबल रेसिडेंटल क्या हुआ, अदर रेसिडेंटल क्या हुआ, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, फिर भी शॉर्टकट में बता देता हूं। अफोर्डेबल रेसिडेंटल मतलब क्या हो गया, जिसका जो फ्लैट आप ले रहे हो उसका जो कारपेट एरिया है 60 स्क्वायर मीटर तक है या उससे कम है मेट्रो सिटी में। अगर अदर देन मेट्रो सिटी है तो 90 स्क्वायर फीट, 90 स्क्वायर मीटर तक उसका कारपेट एरिया या उससे कम, और उसकी जो टोटल वैल्यू होगी 45 लाख तक होगी। ये कंडीशन होगी तो इसको हम अफोर्डेबल रेसिडेंटल अपार्टमेंट बोलेंगे। इसके अलावा जो होगा वह रेसिडेंटल होगा लेकिन अदर देन अफोर्डेबल होगा। तो यहाँ रेट सबका अलग अलग है। क्या क्या, ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इस चार्ट को देखते हैं। पहले तो अफोर्डेबल रेसिडेंटल, अदर रेसिडेंटल, इसके बाद कमर्शियल, तीनों का रेट अलग अलग है। देखिए, अफोर्डेबल रेसिडेंटल मकान आप परचेज कर रहे हो, फ्लैट आप परचेज कर रहे हो, ध्यान देना अंडर कंस्ट्रक्शन वाला। कंप्लीटेड बिल्डिंग लोगे तो इस पे जीएसटी से बाहर है। जो मैंने देखा, अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग करके हम ले रहे हैं, तो जीएसटी रेट क्या है, देखो इसमें नोटिफाइड रेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1.5% और इफेक्टिव रेट इस पर है 1%। किस पर? अफोर्डेबल रेसिडेंटल पर। और अदर रेसिडेंटल है तो उस पर नोटिफाइड रेट 7.5% है, इफेक्टिव रेट 5% है। अगर कमर्शियल बिल्डिंग ले रहे हो, कमर्शियल अपार्टमेंट ले रहे हो, तो नोटिफाइड रेट 18% है और इफेक्टिव रेट 12% है।
अब इसका मतलब हम समझते हैं ये दो रेट का मतलब क्या हुआ। देखिए, ये जो नोटिफाइड रेट है, अब आपने कोई अपार्टमेंट परचेज किया तो आपने सिर्फ अपार्टमेंट नहीं परचेज किया, अपार्टमेंट के साथ आपसे लैंड का भी वैल्यू लिया गया है, मतलब जमीन का, क्योंकि वो अपार्टमेंट जो बना हुआ, जो बिल्डिंग बनी हुई है, जमीन पर भी बना हुआ है। तो आपसे जो भी रेट लिया गया उस फ्लैट का, उसमें जमीन का भी रेट इंक्लूड है, और जमीन के सेल परचेज पर तो जीएसटी है ही नहीं। तो इसलिए उस अमाउंट में से जो जमीन का पोर्शन होगा, जमीन की जो वैल्यू होगी, उसको हम माइनस कर देंगे, सिर्फ हम जीएसटी लगाएंगे कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन पर। अच्छा, तो हम किस तरीके से जमीन की वैल्यू माइनस करेंगे? जो फ्लैट हमने परचेज किया, तो क्या हम एक्चुअल बेसिस पर जितना जमीन की वैल्यू बनती है, एक्चुअल बेसिस पर उतना हम जमीन की वैल्यू माइनस कर देते हैं, जो बैलेंस वैल्यू बचता है उस पर जीएसटी लगा देते हैं? ऐसा नहीं, आप इस तरीके से नहीं करोगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है, जो रूल गवर्नमेंट का है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने जो भी फ्लैट लिया, जितने भी वैल्यू में, हम यह मान के चलेंगे कि उसका 1/3, उस वैल्यू का 1/3 जो है जमीन का हिस्सा है। तो जितनी भी वैल्यू बन रही है उसका 1/3 माइनस कर दो, और जो वैल्यू बचती है उस पर जीएसटी लगा दो। तो यहां दो रेट दिया गया है। जो नोटिफाइड रेट है 1.5%, 1.5% कब लगेगा? जब आप वैल्यू कम करके जीएसटी लगाएंगे तो ये नोटिफाइड रेट 1.5%। जैसे 50 लाख का फ्लैट आप ले रहे हो, तो 50 लाख में से 1/3 माइनस कर दो वैल्यू, तो वैल्यू क्या बच गया? 2/3। तो 2/3 पे लगा दो आप 1.5%। तो सीधा सीधा सा मतलब, जो टोटल वैल्यू है उसका आप 2/3 कर दो, जो वैल्यू आती है उस पर नोटिफाइड रेट 1.5% लग जाएगा। ये तो आपने वैल्यू कम किया तो ये नोटिफाइड रेट, लेकिन आप वैल्यू नहीं कम करते हैं, वैल्यू पूरा का पूरा वही है। अब उस पर आप जीएसटी रेट कम कर दो। तो जीएसटी रेट कम करने के लिए देखो, यहां पर इन्होंने जो जमीन का डिडक्शन दिया है 1/3 दिया है, तो 1.5% का 1/3 कितना होता है? 0.5। तो 0.5 माइनस कर दिया रेट से ही, और इफेक्टिव रेट आ गया 1%। वैल्यू नहीं कम कर रहे हो, वैल्यू पूरा ले रहे हो, तो इफेक्टिव रेट 1% लगा दो। ओके, इसी तरीके से अदर रेसिडेंटल है तो नोटिफाइड रेट 7.5% है। अगर आप वैल्यू कम कर रहे हो, वैल्यू का 2/3 ले रहे हो, उसके ऊपर आप 7.5% लगाओगे। लेकिन अगर आप जीएसटी रेट ही कम कर दे रहे हो, वैल्यू नहीं कम कर रहे हो, तो 7.5 का 1/3 माइनस कर देंगे। 1/3 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जमीन का हिस्सा है, हम इसको जमीन के वैल्यू की वजह से माइनस कर रहे हैं, लैंड डिडक्शन ले रहे हैं। तो 7.5 का 1/3 2.5 हुआ, तो 2.5 माइनस कर दिया, इफेक्टिव रेट 5%। एक क्लियर हुआ? इसी तरीके से कमर्शियल में है, 18 का 1/3 कितना बन रहा है? 6। तो 18 में से 6 माइनस कर देंगे, जीएसटी रेट ही कम कर दे रहे हैं, और इफेक्टिव रेट 12%। इसमें वैल्यू हम नहीं कम करेंगे, सीधा सीधा इफेक्टिव रेट 12% लगा देंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए हमने कोई अफोर्डेबल रेसिडेंटल अपार्टमेंट परचेज किया, रेसिडेंटल है, तो अफोर्डेबल का नोटिफाइड रेट 1.5%, इफेक्टिव रेट 1%। अब जो परचेज किया फ्लैट, इसकी टोटल वैल्यू 30 लाख है, 30 लाख। ओके, लेकिन अब इस 30 लाख में जमीन का भी वैल्यू है, तो जमीन की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा नहीं, तो जमीन की वैल्यू हम माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो इस 30 लाख का 2/3 कर देंगे, 30 लाख का 2/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा, और फिर इस 20 लाख पर 1.5% जीएसटी लगा देंगे, 30,000 जीएसटी बन गया। या तो इस 30 लाख का जो जमीन का पोर्शन है 1/3, इस 30 लाख का 1/3 माइनस कर देंगे, तो इस 30 लाख का 1/3 कितना हुआ? 10 लाख जमीन का वैल्यू आ गया। तो 30 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया, वैल्यू कितना बची? 20 लाख। 20 लाख पे
1.5% लगा दिया, कितना 30,000 जीएसटी बन गया। यहां पर हमने नोटिफाइड रेट लिया है, देखो 1.5% नोटिफाइड रेट लिया है, वैल्यू को कम किया है इसलिए। अब चलो वैल्यू को नहीं कम करते हैं, हम वैल्यू को पूरा का पूरा पकड़ लेते हैं, कितना 30 लाख, पूरी वैल्यू 30 लाख है। अब इस पे हम रेट में कम कर देते हैं, इफेक्टिव रेट लगा देते हैं 1%, तो पूरी वैल्यू पे हम 30 लाख पे 1% लगा दिया, फिर भी जीएसटी आया 30,000। तो रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम वही आना है, चाहे आप वैल्यू को माइनस करके नोटिफाइड रेट लगा दो 1.5%, या वैल्यू मत कम करो, पूरा वैल्यू पकड़ो और ये इफेक्टिव रेट 1% लगा दो। जीएसटी 30,000 इस पर भी आया और इस पर भी आया, वैल्यू सेम चीज है। किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन करना चाहो तो ये दो तरीका है जीएसटी रेट का। मैं बिल्कुल बेसिक चीज बता दिया कि 1.5 और इफेक्टिव रेट 1% का मतलब क्या हुआ है। जो बीच में माइनस किया गया है, ये जो जमीन का हिस्सा है उसको माइनस कर दिया गया है। ओके, इसी तरीके से आप अदर रेसिडेंटल है तो सेम यही कैलकुलेशन देखिए, 7.5% और इफेक्टिव 5%, यही कैलकुलेशन चलेगा जो मैंने अभी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है यहां तक का रेट वाला पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का चक्कर क्या होगा। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट सेल किया, क्योंकि जीएसटी उसी पे आना है, अंडर कंस्ट्रक्शन सेल पे, कंप्लीट बिल्डिंग पे तो जीएसटी आएगा नहीं, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट सेल किया जो कि अंडर शेड्यूल सेकंड में आ रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यहां पर यह माना जाएगा कि हमने कंस्ट्रक्शन की सर्विस दिया है। ओके, अब यहां पर जो बिल्डर है, बिल्डर सेल किया, रेसिडेंटल फ्लैट सेल किया। अब रेसिडेंटल फ्लैट पे हमने क्या देखा, जीएसटी रेट देखो अफोर्डेबल होगा तो इफेक्टिव 1% जीएसटी रेट, अदर रेसिडेंटल होगा जीएसटी रेट 5%। तो इस पर आउटपुट जो बिल्डर ने जीएसटी लिया अपने कस्टमर से, उसकी आउटपुट जीएसटी रेट क्या हुआ, 1% या 5%। ओके, अब इस बिल्डिंग को बनाने में बिल्डर्स ने जो इनवार्ड सप्लाई लिया होगा, इनवार्ड मटेरियल परचेज किया होगा, चाहे इनपुट होगा चाहे इनपुट सर्विस होगा, तो बिल्डर को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो इसका ये आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट सप्लाई जो है बहुत कम अमाउंट है, 1% या 5%। लेकिन जो इसकी इनवार्ड सप्लाई होगी, बिल्डर्स ने जो मटेरियल परचेज किया होगा हाई रेट पे होगा, 18%, 12%। तो अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो बिल्डर के पास इनपुट ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई तो कम है, 1% या 5%, आउटवर्ड और इनवार्ड ज्यादा होगा, तो अपना इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बन जाएगा। उसमें फिर अपना बिल्डर्स आईटीसी रिफंड क्लेम करेगा। तो इन सब चक्कर में नहीं, गवर्नमेंट ने सीधा क्या कर दिया कि अगर आपने 1% या 5% में फ्लैट सेल किया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके इनवार्ड पर जो आपकी इनवार्ड सप्लाई है, जो भी इनपुट सर्विस है, उसको आपको इनपुट मिलेगा ही नहीं, इनपुट इसका नहीं मिलेगा। और वहीं पर अगर बिल्डर्स कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करता है, कमर्शियल यूनिट्स को सेल करता है, उस पर तो जीएसटी कितना है, 12%, इफेक्टिव रेट 12% है। तो इस पर जो बिल्डर्स होगा, जो इसकी इनवार्ड सप्लाई होगी, उस पर जो उसने इनपुट या इनपुट सर्विस होगा, उसकी आईटीसी बिल्डर्स को मिल जाएगा। अब यहां पर एक चीज और देखो, अब जब गवर्नमेंट ने ये जो रेसिडेंटल फ्लैट पर 1% या 5% आउटपुट जीएसटी था, इस पर रोक लगा दिया कि बिल्डर्स को इसका इनपुट नहीं मिलेगा, जो भी उसकी इनपुट सर्विस होगी या इनपुट होगा। तो बिल्डर्स ने क्या दिमाग लगाया कि इस पर इनपुट मिलना नहीं है, अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन से मटेरियल परचेज करेंगे तो जीएसटी लगाएगा और इनपुट मिलेगा नहीं। तो बिल्डर ने सोचा चलो हम छोटे छोटे करके अनरजिस्टर्ड पर्सन से सारा मटेरियल परचेज कर लेंगे, जिसपे जीएसटी नहीं पेमेंट करना होगा, क्योंकि इनपुट मिलना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर भी एक सेक्शन लगा दिया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, जो आपने आरसीएम का देखा होगा, और उस पे आरसीएम ये रियल एस्टेट पे लगा दिया है, बिल्डर्स पे, डेवलपर्स पर, कि इनको लिमिट कर दिया कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से पूरा परचेज करोगे ना, तो आपको आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा। इसलिए लाया गया इस चक्कर में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक
पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा। रेट को भी समझ लिए, हमने एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लिया। और आगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीआर। टीडीआर की ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगी जीएसटी में, और अब ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जेडीए का क्या रोल होगा, ये सब चीजें अगले वीडियो में डिस्कस हम करेंगे। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।